तो अपन ने अब चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली है ना। चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपनी जो थी, आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिसको एबीपी बोल रहे थे अपन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसको डीएफपी बोल रहे थे, और लास्ट अपन ने की ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है एबनॉर्मल मोलर मासेस। ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, एक चीज जो हमने की थी, हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से अपन ने सॉल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन किया था। ठीक है, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से अपन ने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि एमबी हमने डिटरमाइन किया था। किस तरह से उनके फॉर्मूले थे एक बार देखते हैं फॉर्मूलों को सबको। ये ठीक है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम आरएलवीपी यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का क्या फॉर्मूला बन रहा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला ये बन रहा है एमबी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम ए और अपॉन में डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए। ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे आरएलवीपी, ये आगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, फ्रॉम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, इससे अगर बात करें तो एमबी इक्वल्स टू केबी अपॉन डेल टीबी इंटू डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए इंटू 1000। इसमें डेल टीबी ये आ गया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ईबीपी। ठीक है, आगे थर्ड फ्रॉम डीएफपी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों के फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, सब कुछ एक जैसा ही है, बस यहाँ पे केबी है तो केबी की जगह पर केएफ हो जाएगा, डेल टीबी है डेल टीबी की जगह पर डेल टीएफ हो जाएगा। ठीक है, बाकी फॉर्मूला सेम है और वही डेल टीएफ यहाँ पे फिर है क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डीएफपी। आगे बात समझ। लास्ट जो ऑस्मोटिक प्रेशर है तो ऑस्मोटिक प्रेशर से एम बी इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई बी और पाई फिर यहाँ पे ये है फिर क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड का अपन मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। चारों क्वालिटी प्रॉपर्टी है, इनसे अपन मोलर मास ऑफ सॉलिड डिटरमाइन कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। ठीक है, अब मोलर मास जो डिटरमाइन कर रहे हैं तो ये जो फॉर्मूले अपने काम कर रहे हैं, ये फॉर्मूले काम कर रहे हैं उस केस में जब सॉल्यूट को अपन सॉल्यूशन में डिसोल्व कर रहे हैं तो उसमें कोई चेंज ना आए, उसके मॉलिक्यूलर स्टेट में कोई चेंज ना आए। मॉलिक्यूलर स्टेट में चेंज का मतलब कि ना ही तो सॉल्यूट का इन द सॉल्यूशन डिसोसिएशन हो और ना ही इन द सॉल्यूशन सॉल्यूट का एसोसिएशन हो, यानी कि नाइदर डिसोसिएशन और नॉर क्या एसोसिएशन, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन का केस बनेगा तब तो अपन ये फॉर्मूले काम में ले पाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर सॉल्यूट, कहने का मतलब ये है कि जितने सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर रखे हैं, इन द सॉल्यूशन भी वो उतने ही रहने चाहिए, यानी कि आफ्टर मिक्सिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट सेम रहने चाहिए बिफोर मिक्सिंग से। ठीक है, तब तो हम इन फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं। बट अगर इन केस सॉल्यूट का अगर इन द सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग अगर डिसोसिएशन हो जाता है, एसोसिएशन हो जाता है, तब फिर ये फॉर्मूले काम नहीं कर पाएंगे, तो इनको फिर हमको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो ये जो मोलर मास निकाल रहे हैं अपन एक्चुअल में उनके लिए निकाल रहे हैं जिनका डिसोसिएशन एसोसिएशन कुछ भी नहीं हो रहा है, सीधा अपन निकाल सकते हैं। आ रही बात है समझ में, है ना। क्या होता है जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो जाता है, जब सॉलिड का डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो जाता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाते हैं। बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम NaCl की बात कर रहे हैं, अगर NaCl को हम वाटर में डिसोल्व कर रहे हैं और अगर उसके आपने पहले 1 मोल लिए हैं, 1 मोल अगर NaCl लिया है तो आफ्टर मिक्सिंग आफ्टर डिसोल्विंग क्या हो जाएगा, NaCl डिसोशिएट हो जाएगा, Na प्लस में Cl माइनस में अलग अलग आयंस बन जाएंगे। तो जो आपके पार्टिकल सॉलिड के पार्टिकल पहले 1 मोल थे, अब इन द सॉल्यूशन वो डबल हो जाएंगे, टूट के डिसोशिएट हो गए, 2 मोल बन जाएंगे वो। आगे समझ में। इसी तरह से अगर किसी केस में एसोसिएशन होता है तो अगर मान लीजिए आपने कोई सॉल्यूट डाला और इन द सॉल्यूशन वो आपस में एसोसिएट हो गए, मिल गए, कंबाइन हो गए, तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं इन द सॉल्यूशन, डिक्रीज हो जाते हैं। अब जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आने वाला मोलर मास, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो आ रहा है मोलर मास, देखो ये सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से बनाए हुए मोलर मास है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आने वाले मोलर मास उस कंपाउंड के थ्योरेटिकल मोलर मास से डिफरेंट होंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल मोलर मास से डिफरेंट होंगे और जब वो डिफरेंट आएंगे, उसकी जो थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू है उनसे वो डिफरेंट आएंगे, तो ऐसे मोलर मास को हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मोलर मासेस। आ रही बात समझ में कुछ।
है ना। अभी अपन एग्जाम्पल लेके और समझ लेंगे इसको। आ रही है? क्या होगा अगर मान लीजिए आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस ले लिया, सब्सटेंस आपका कैसा है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। अब अगर आपने आयंस में उसको मतलब आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा, तो इन द सॉल्यूशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर इंक्रीज हो गई तो मोलर मास क्या हो जाएगा? देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मोलर मास का, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास, कैसा रिलेशन आ रहा है? इनवर्सली का रिलेशन आ रहा है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो मोलर मास डिक्रीज हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो अब जो मोलर मास आएगा उसका जो थियोरेटिकल कैलकुलेटेड जो मोलर मास आता था अब वो नहीं आएगा, उससे कम आएगा। बस ये जो कम आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी का एसोसिएशन हो गया, ठीक है, अगर आपने सॉल्यूट डाले, सॉल्यूट के मान लीजिए आपने 100 पार्टिकल डाले थे, आफ्टर डिसोल्विंग आफ्टर मिक्सिंग क्या हो गया? वो कंबाइन हो गए। मान लो सब डाइमर बना रहे हैं, हर 2 मॉलिक्यूल एक में कन्वर्ट हो रहा है, तो 100 थे तो कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे, 50 आ गया। 100 से 50 यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए कितने? हाफ, आधे हो गए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाफ हो गए, डिक्रीज हो गए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर डिक्रीज होगी तो मोलर मास क्या आएगा? मोलर मास आएगा इंक्रीज होगी, ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो उसका थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड आना चाहिए था अब उससे क्या आएगा? ज्यादा आएगा। आ रही बात समझ में? तो ये जो कम ज्यादा डिफरेंट जो आ रहा है ना, जो थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू आनी चाहिए उससे कम या ज्यादा आ रहा है, बस इसी को हम बोलते हैं क्या? एबनॉर्मल मोलर मासेस। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब थोड़ा इसको और देखते हैं ढंग से। आओ देखो, आ गया? ये तो समझ में आएगा, है ना। तो अब ये बोला गया कि मान लीजिए आपका सॉल्यूट कैसा है? सॉल्यूट है अगर फर्स्ट केस अगर ए, इफ सॉल्यूट है अगर कैसा? इफ सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल तो खैर नहीं, और साथ में नॉन इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो अपन इसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही कर लेते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कर लेते हैं ना। नॉन वॉलेटाइल तो खैर सभी होंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो कि क्या नाइदर डिसोसिएशन, ना तो सॉल्यूट का क्या होगा? डिसोसिएशन होगा, ठीक है, नॉर एसोसिएशन, ना ही सॉल्यूट का क्या होगा? एसोसिएशन होगा। ना तो डिसोसिएशन होगा ना ही एसोसिएशन, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट टेक्स प्लेस, ठीक है, और फिर सॉल्यूट टेक्स प्लेस। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो कैसे मोलर मास कम होगा ज्यादा होगा ये हमने समझ लिया। कभी जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन यानी कि इन द सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे जब, है ना। ठीक है, देखो एब्नॉर्मल मोलर मास, अगर अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को जब अपन ने डिफाइन किया था तो हमने बताया था कि ऐसे सच सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, या तो डाइल्यूट सॉल्यूशन या फिर आइडियल सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बनी होती है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, है ना। तो कब कब मोलर मास एबनॉर्मल आएगा, है ना, या तो सॉल्यूशन आइडियल नहीं होगा, है ना, यानी कि वेरी डायरेक्ट नहीं होगा तब, या फिर सॉल्यूट का डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा। ठीक है, तो अपन तो अभी खैर आइडियल सॉल्यूशन ही कंसीडर कर रहे हैं, उसके अलावा अपन बात कर रहे हैं कि डिसोसिएशन या एसोसिएशन का केस अपन को देखना है। ठीक है, आइडियल का केस मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि सॉल्यूशन तो हम सारे डाइल्यूट ले रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि सॉल्यूशन तो हम जो ले रहे हैं वो सारे कैसे हैं? डाइल्यूट है। बट अब अपन को देखना है कि सॉल्यूट का आइडियल या नॉन आइडियल सॉल्यूट जो है वो डिसोशिएट या एसोसिएट होगा या नहीं होगा, है ना। एक बार पहले लिख लेते हैं एबनॉर्मल मोलर मास के रीजन क्या क्या है। रीजन क्या रीजन है? 3 रीजन है। व्हेन, कब कब एबनॉर्मल मोलर मास आएगा? व्हेन सॉल्यूशन इज क्या? नॉन आइडियल। जब सॉल्यूशन क्या हो? नॉन आइडियल। नॉन आइडियल का मतलब हाईली कंसंट्रेटेड, है ना। देखो आइडियल को तो अपन डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट को अपन आइडियल मान लेते हैं, नॉन आइडियल यानी कि हाईली कंसंट्रेटेड। अगर हाईली कंसंट्रेटेड होगा तो भी क्या? मोलर मास कैसे आएंगे? एबनॉर्मल आ जाएंगे। ठीक है, बट ये वाला केस इतना ज्यादा काम में लेना नहीं है अपन को, मतलब कि
अपने सिलेबस में इतना इसके बारे में है नहीं, ठीक है। अब जो दो रीजन है, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? व्हेन सॉल्यूट इज क्या? डिसोशिएटेड। सॉल्यूट क्या हो जाए? डिसोशिएट हो जाए, ठीक है। जब सॉल्यूट क्या हो जाए? डिसोशिएट, यानी सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो जाए, ठीक है। और थर्ड, व्हेन सॉल्यूट इज एसोसिएटेड, जब सॉल्यूट क्या हो जाए? एसोसिएट हो जाए, ठीक है। तो ये दो केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड और थर्ड वाला, यानी जब डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट हो जाए और जब एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट हो जाए। डिसोसिएशन से क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदल जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होंगे। डिसोसिएशन एसोसिएशन दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी तो मोलर मास जो आएगा वो भी डिफरेंट आएगा, चेंज होकर आएगा, है ना। एक दो रिलेशन लिख लेते हैं अपन यहाँ पे। देखो फर्स्ट रिलेशन, ये तो ही गया रीजन, तो ये दो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रिलेशन सीपी मतलब कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? नंबर ऑफ मोल्स बोल दो या पार्टिकल्स बोल दो, नंबर ऑफ मोल्स या पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली है, पार्टिकल्स के डायरेक्टली है, ठीक है। एक तो ये चीज, एक तो ये रिलेशन तो अपन को वैसे स्टार्टिंग से ध्यान है ना। एक तो इसको ध्यान में रखना है। सेकंड थिंग कि मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या रिलेशन है? तो मोलर मास एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मोलर मास एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रिलेशन है इनवर्सली का। मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली है, ठीक है। वो तो अपन को इन फॉर्मूले से समझ में आ गया, है ना। इन सारे फॉर्मूले में ये तो लिखा हुआ है, देखो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये मोलर मास, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मोलर मास, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मोलर मास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मोलर मास, यानी कि रिलेशन कैसा है? इनवर्सली का, ठीक है। आगे बात समझ में। अगर इन सबको एक साथ कंबाइन करके लिखें तो क्या रिलेशन बन जाएगा? देखो मोलर मास, है ना, मोलर मास एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिलेशन कैसा है? इनवर्सली का। मोलर मास और सीपी इनवर्सली, एंड सीपी और नंबर ऑफ मोल्स क्या है? वो डायरेक्टली है, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स के साथ भी रिलेशन क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स। मोलर मास का और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन भी कैसे आएगा? इनवर्सली का आएगा। आ रही बात समझ में? अब यहीं से आपको पता चल जाएगा, अगर डिसोसिएशन हुआ, है ना, इन केस अगर डिसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज होंगे, सीपी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। सीपी इंक्रीज होगी तो मोलर मास जो आएगा ऑब्जर्व, जो हम सीपी से कैलकुलेट कर रहे हैं उसको अपन बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। एक्सपेरिमेंटल मोलर मास या ऑब्जर्व मोलर मास, ठीक है। तो वो क्या आएगा? कम आएगा, ठीक है। देखिए मोलर मास दो टाइप का है। कैसे? एक तो आप कैलकुलेट करोगे, जैसे आपने लिया NaCl, ठीक है। एक आपने NaCl लिया, Na का एटम मास, मोलर मास कितना है? 23। क्लोरीन का कितना है? 35.5, मतलब ये Na प्लस और Cl माइनस है ना। Na प्लस का 23 है, Cl माइनस का 35.5, तो पूरे NaCl का हो गया 58.5 U। कितना हो गया? 58.5 U, ठीक है। अब ये इसका जो मोलर मास आ रहा है, इसको अपन बोलेंगे कौन सा मोलर मास? थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड मोलर मास, ठीक है, जो U में आया है। आ गया समझ में? ये U में है, थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड मोलर मास। तो ये तो है कैसा? थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड, थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड मोलर मास, इसको तो बोलते हैं थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड मोलर मास, ठीक है। और ये जो निकल रहे हैं, ये जो यहां से जो अपन बना रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से जो अपन MB बना रहे हैं, MB, ये मोलर मास, ये सारे मोलर मास कैसे हैं? ये है ऑब्जर्व्ड मोलर मास या एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। आगे समझ में? क्योंकि यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट से बनाएंगे हम। इस तरह से हम, जैसे यहाँ पे अपन ने एटम्स के मोलर मास ऐड कर लिए, आयंस के मोलर मास ऐड कर लिए, उस तरह से ऐड नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक्सपेरिमेंट करके और फिर यहाँ पे डेटा रख के फिर हम MB बना रहे हैं, यानी कि सीधे सीधे उसके एटम्स को या उनके आयंस के मोलर मास को ऐड नहीं कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट से लेके आए। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का एक्सपेरिमेंट किया, उससे फिर MB बनाया, है ना, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर, इनसे फिर MB बनाया। तो ये जो मोलर मास है ये है एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, ठीक है। अब ये इन्हीं की बात चल रही थी। ये जो मोलर मास वो कौन सा वाला है? ये एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व। कौन से? ऑब्जर्व। ऑब्जर्व भी बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल भी बोल सकते हैं,
ऑब्जर्व बोल दो, एक्सपेरिमेंटल बोल दो, ठीक है, आ गया। तो ये एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व मोलर मास है, जो सीपी से जो मोलर मास आता है उसको अपन एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व मोलर मास बोलते हैं। तो अब अपन ने देखा कि अगर डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो सीपी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, तो फिर मोलर मास क्या आएगा, कम आएगा। और उल्टा एसोसिएशन के केस में क्या हो जाएगा, एसोसिएशन में जस्ट उल्टा हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो जाएंगे, तो सीपी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो मोलर मास कब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आइए बात समझ में, ऐसे। तो अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अगर होता है तो फिर मोलर मास की जो थियोरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो ना आके कम या ज्यादा आता है, बस इस कम ज्यादा को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे अपन 3 केस ले रहे थे, 3 केस कौन से ले रहे हैं, फर्स्ट केस तो लेना नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन का, ठीक है, सेकंड केस लेंगे डिसोसिएशन का, थर्ड लेंगे एसोसिएशन का, है ना। आओ देखो देखते हैं। तो 3 केस पे अपन को काम करना है। तो एक तो ये बात समझ में आ गई कि मोलर मास जो है वो सीपी के इनवर्सली होता है, तो फॉर्मूले से हमको दिखी गया, सारी फॉर्मूले जो है उनसे हमको समझ में आई गई है, ठीक है। अब आओ देखो नेक्स्ट, है ना। फर्स्ट केस, केस 1, केस 1, when neither dissociation nor association, neither dissociation nor association of solute takes place, of solute takes place, ठीक है। आगे बात समझ में, जब डिसोसिएशन एसोसिएशन कुछ भी नहीं होगा, है ना, यानी कि बिफोर मिक्सिंग जैसा सॉल्यूट था, इन द सॉल्यूशन दी सॉल्यूट की मॉलिक्यूलर स्टेट वही रहेगी, मॉलिक्यूलर स्टेट चेंज नहीं होगी, तो उसको बोलेंगे नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन का केस है, ठीक है, आ गया। अब इसमें क्या होगा, है ना, अब इसे बिफोर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग ये चीजें होती है। देखो एक तो होती है क्या, आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग को कंपेयर करना है किससे, बिफोर मिक्सिंग से। आफ्टर मिक्सिंग को कंपेयर करेंगे अपन हमेशा किससे, बिफोर मिक्सिंग से, ठीक है। अब देखो आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग को हम बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल, क्या बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व, जो ऑब्जर्व होगा इसको अपन बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व, ठीक है। बिफोर मिक्सिंग को हम बोल सकते हैं क्या, थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड, थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड डेटा, ठीक है। अब जो भी बातें अपन बिफोर मिक्सिंग करेंगे वो सब थ्योरेटिकली होगा, वो कैलकुलेटेड होगा, और जब आफ्टर मिक्सिंग जो बातें करेंगे वो सब क्या होगी, एक्सपेरिमेंटल या फिर ऑब्जर्व होगा, ठीक है। अब देखो आफ्टर मिक्सिंग एंड बिफोर मिक्सिंग को कंपेयर करना है हमको, ठीक है। अब देखते हैं, देखो आफ्टर मिक्सिंग अगर नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन का केस है तो आफ्टर मिक्सिंग, है ना, आफ्टर मिक्सिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आएंगे, बिफोर मिक्सिंग के इक्वल आएंगे या अनइक्वल आएंगे, तो इक्वल ही आएंगे, तो इक्वल्स टू किसके, बिफोर मिक्सिंग के, बिफोर मिक्सिंग नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, बिफोर मिक्सिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बिफोर मिक्सिंग के इक्वल ही आएंगे। जब डिसोसिएशन एसोसिएशन कुछ हुआ ही नहीं है तो जितने हैं उतने बाद में भी उतने रहेंगे, सॉल्यूशन भी उतने रहेंगे। और अगर आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग मोल्स अगर सेम है तो फिर ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। अब देखो इसको अपन ऑब्जर्व बोल सकते हैं ना, इसलिए अपन ऑब्जर्व के टर्म्स में ले रहे हैं। ऑब्जर्व्ड सीपी इक्वल्स टू आएगी किसकी, किसके, थियोरेटिकल सीपी है ना, थियोरेटिकल या फिर कैलकुलेटेड सीपी, थियोरेटिकल और कैलकुलेटेड सीपी, है ना, इसके इक्वल आएगी कैलकुलेटेड सीपी, ठीक है। अब जब सीपी सेम आ गई है तो सीपी का और मोलर मास का क्या रिलेशन है, सीपी और मोलर मास का रिलेशन इनवर्सली का है, बट अगर सेम आ रही है तो फिर मोलर मास भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो फिर इस केस में ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास एंड कौन सा, थ्योरेटिकल, जो थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड होता है, जो अपन कैलकुलेट करते हैं एटम्स के मोलर मास को ऐड करके, तो थ्योरेटिकल मोलर मास क्या आएगा, सेम आएगा। आगे बात समझ, ऑब्जर्व्ड मोलर मास और थ्योरेटिकल मोलर मास यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है
तो फिर यानी कि मोलर मास में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं हुई है। ठीक है, तो ऐसे मोलर मास को तो अपन क्या बोलेंगे, ये जो ऑब्जर्व आया है जो कि थ्योरेटिकल की इक्वली ही है, इसको तो अपन बोलते हैं नॉर्मल मोलर मास। क्या बोलेंगे इसको, तो नॉर्मल मोलर मास। आगे बात समझ, इसको तो बोला जाएगा नॉर्मल मोलर मास। आ गया, तो क्योंकि ये तो बराबर ही आ रहा है अभी, तो ये तो हो गया फर्स्ट केस, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन का। ठीक है, अब लेते हैं सेकंड केस। ठीक है, सेकंड केस जिसमें क्या डिसोसिएशन होगा, क्या लेते हैं अपन, डिसोसिएशन का लेते हैं। आगे ये वाली बात तो समझ में आ गई। ठीक है, अब आओ देखो केस टू। केस टू में क्या, व्हेन डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट टेक्स प्लेस। ठीक है, जब क्या हो रहा होगा, सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो रहा होगा। केस टू, व्हेन डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट टेक्स प्लेस। डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट टेक्स प्लेस, जब सॉल्यूट का क्या हो रहा होगा, डिसोसिएशन हो रहा होगा, है ना, सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो रहा होगा। तो अब देखो, अब आपसे पूछा है कि आफ्टर मिक्सिंग नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, आफ्टर मिक्सिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे, है ना, इंक्रीज हो जाएंगे, ज्यादा होंगे किससे, बिफोर मिक्सिंग से। किससे ज्यादा होंगे, बिफोर मिक्सिंग से। ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग जो सीपी आएगी, यानी कि अब ऑब्जर्व्ड सीपी क्या आएगी, ग्रेटर आएगी किससे, थ्योरेटिकल सीपी से ग्रेटर आएगी। ठीक है, तो फिर अब मोलर मास जो आएगा, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, है ना, ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो आएगा, अब वो आएगा क्या, कम, क्योंकि रिलेशन कैसा है सीपी का और मोलर मास का, इनवर्सली का। तो अब ये आएगा कम किससे, थ्योरेटिकल मोलर मास से, थ्योरेटिकल मोलर मासेस, उससे क्या आएगा, कम आएगा। बस अब जो ये डिफरेंट आया है, ठीक है, अभी जो इक्वल नहीं आया, कम आया, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं क्या, एबनॉर्मल मोलर मास। अब ये मोलर मास में क्या आ गई है, एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मल मोलर मासेस, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, आ रही बात समझ में। ठीक है, तो ये हो जाएगा किन के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ये किस केस के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, यानी जो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। आ गई बात है समझ में। ठीक है, तो ये हो जाएंगे, इसमें एग्जाम्पल आएंगे सारे क्या, ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जाम्पल आते हैं इसमें कौन से, ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, फर्स्ट केस के एग्जाम्पल तो वो थे जिनका डिसोसिएशन एसोसिएशन कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो वो कुछ एग्जाम्पल है जो हमको याद रखने पड़ेंगे, वो अपन अभी आगे दे देंगे, वेंटो फैक्टर आएगा, उसमें सारे एग्जाम्पल अपन वहां पे और ले देंगे ढंग से डिटेल में, है ना। अभी तो इसका देख लेते हैं, ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो ये हो गया केस अपना 2। केस 3 में क्या होगा, केस 3 में जस्ट सब कुछ क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। केस 3, व्हेन डिसोसिएशन की जगह पे क्या बोल दोगे आप लोग, व्हेन एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट टेक्स प्लेस। ठीक है, अब जब एसोसिएशन हो रहा होगा तो फिर आफ्टर मिक्सिंग नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, है ना, क्योंकि सॉल्यूट कंबाइन होने लग गए, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं, तो फिर आफ्टर मिक्सिंग नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, बिफोर मिक्सिंग से कम हो जाएंगे। ऑब्जर्व सीपी क्या हो जाएगी, थ्योरेटिकल सीपी से कम हो जाएगी। ऑब्जर्व मोलर मास क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल मोलर मास से ज्यादा हो जाएगा, और फिर इसको भी क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, इसके भी एग्जाम्पल की अगर बात करें अपन, तो बहुत जो कॉमन एग्जाम्पल है वो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल की अपन बात कर लें, तो देखो पर्टिकुलर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो CH3COOH एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को ले लेते हैं इन बेंजीन। एसिड एसिड को किस में ले लें, बेंजीन में। ठीक है, तो बेंजीन में जब एसिटिक एसिड होता है तो फिर ये क्या होता है, ये डाइमराइज हो जाता है। डाइमराइज का मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाएंगे। कैसे कंबाइन हो जाएंगे, दो मॉलिक्यूल आपस में इस तरह से कंबाइन हो जाएंगे, H बॉन्डिंग करके। किसके थ्रू, H बॉन्डिंग के थ्रू। ये देखिए, ये CH3CH का एक मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल को इस तरह से लिखेंगे, ये देखो H बॉन्डिंग शो करते हैं। ये देखो, इसका नेगेटिव O, इसकी H, इसका नेगेटिव O, इसकी H, ये इस तरह से। तो ये बन गया एक तरह से क्या, डाइमर। क्या बन चुका है, डाइमर। तो एसिटिक एसिड इन बेंजीन
बेंजोइक एसिड इन बेंजोइक एसिड C6H5 हो जाएगा, है ना, C6H5 हो जाएगा। तो बस वही बेंजोइक एसिड। तो ये क्या बना रही है, डाइमर बना लिया है, डाइमर ड्यू टू H बॉन्डिंग, डाइमर बन गया है किसकी वजह से, ड्यू टू H बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, इस तरह से मॉलिक्यूल क्या रहते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, और एसोसिएशन में फिर मोलर मास क्या आएगा, ज्यादा आएगा, मतलब कि डिफरेंट आएगा थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड से। इसी को हम बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मासेस। आ रही है बात समझ में, है ना। ये तो तीनों केस समझ में आए कि नहीं है, आ रही बात समझ में। ठीक है, तो अब बनाते हैं अपन इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन बनाते हैं, देखो एबनॉर्मल मोलर मास की डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, कैसे डेफिनेशन बनेगी, है ना। तो क्या डेफिनेशन बनेगी, when the molar mass of the substance, when the molar mass of a substance, when the molar mass of a substance, when the molar mass of a substance determined by किससे, determined किससे determined क्या हुआ है, determined by किससे, any colligative property। ठीक है, when the molar mass of a substance determined by any colligative properties, किसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिटरमाइन किया हुआ मोलर मास, किससे डिटरमाइन किया हुआ मोलर मास, किसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। क्या बोलते हैं उसी को, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है, इसी को बोला जाता है क्या, ऑब्जर्व मोलर मास, जिसका कि अपन ने नोटेशन दे रखा है MB। क्या दे रखा है, MB। ठीक है, तो व्हेन द मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस डिटरमाइंड बाय एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम्स आउट टू बी डिफरेंट, क्या आता है जब वो आता है डिफरेंट, कम्स आउट टू बी डिफरेंट फ्रॉम, किससे, टू बी डिफरेंट फ्रॉम इट्स क्या, थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू, उसकी थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या आता है, डिफरेंट आता है, थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, comes out to be different from its theoretical expected value, then it is called क्या, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं abnormal molar masses, then it is called abnormal molar masses, abnormal molar masses। ठीक है, क्या हुआ, when the molar mass, जो molar mass हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिफाइन कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं, when the molar mass of a substance determined by किससे, any colligative property, जब CP से molar mass बना रहे हैं, जिसके भी फॉर्मूले लिखे हुए थे, ठीक है, उनसे अगर बना रहे हैं, तो वो अगर क्या आ रहा है, comes out to be different from its theoretical expected value, then it is called abnormal molar masses। और ये कब आएगा डिफरेंट क्यों आएगा, तो दो मेन रीजन है, या तो सॉल्यूट के डिसोसिएशन होने पे, या उसका एसोसिएशन हो जाने से। आगे बात समझ में, तो ये होता है एबनॉर्मल मोलर मास, और उसकी डेफिनेशन, उसका रीजन, ये सब आ गया।